हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल नागपाल और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को पॉपुलरली हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन से हमें ये समझ आता है कि ये कोई ऐसा कमीशन है जो किसके बारे में बात करता है, हायर एजुकेशन के बारे में। अब हम डिटेल में ये समझेंगे कि इसे बनाने की नीड ही क्या थी। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जब 1947 के बाद ये रियलाइज हुआ कि नेशन को डेवलप करने के लिए या सोशल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो वो उस चेंजेस को लाने के लिए क्या बनाया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लेने के लिए कि अभी जो एजुकेशन की स्टेट है वो कैसी है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए जिससे कि असेस मिल सके, क्वालिटी मिले, रेलिवेंस दिखाई दे और ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिव्यू किया जा सके। तो उसके लिए क्या बनाया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। अब हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो कब बनाया गया था। 1948-49 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो ये अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन दो लोगों ने, दो ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी। वो थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की जरूरत है। किस लिए जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि एग्जामिन करने के लिए कि अभी जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो किस स्टेट में प्रोवाइड की जा रही है, कि उसकी क्या अभी कंडीशंस चल रही हैं और कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस हो दी जा सकती हैं जिससे उसकी इम्प्रूवमेंट हो। तो उसके लिए क्या बनाया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। इसको जो लीड किया था वो किया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, जो लेटर जाके वो फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। उन्होंने हेड किया था, तो इसीलिए इसे कहा जाता है राधा कृष्णन कमीशन। तो कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के लिए। तो सबसे पहले है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। उन ऑब्जेक्टिव्स को नजर में रखते हुए आप पूरी एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करोगे इन कॉलेजेस और एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो वो पर्पस क्या थे, सबसे पहला पर्पस था कि बच्चों में ऐसी इनेट एबिलिटीज कल्टीवेट करो आप, जिससे क्या है वो अपनी सोलफुल लाइफ स्पेंड कर सके। ठीक है, वो कैसे कर पाएंगे, जब आप उन्हें डेवलपमेंट करवाओगे विजडम की। विजडम यानी कि नॉलेज। जब बच्चों में नॉलेज डेवलप होगी तो उससे उनमें ऐसी एबिलिटी आएगी कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाए। उन्हें फैमिलियराइज किया जाए जो भी सोशल फिलोसफीज किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एजुकेशन है, इकोनॉमी है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें जो भी सोशल फिलोसफीज यूज की जाती हैं उससे बच्चों को फैमिलियराइज कराया जाए। दूसरा है जी, उन्हें प्रोवाइड की जाए ट्रेनिंग ताकि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सके। उन्हें गाइडेंस दी जाए ताकि वो सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें। उनमें फियरलेस माइंडसेट जो है वो डेवलप कराया जाए। सेंस ऑफ पर्पसफुल इंटीग्रिटी, क्या सही है क्या गलत है, कुछ मॉरल वैल्यूज सिखाई जाए। इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिविजुअल टू कल्चरल हेरिटेज से, उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे वो आगे जाके रीजनरेट कर सके। फोस्टर करना अवेयरनेस कि जो उनको एजुकेशन चल रही है वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका कोई डेफिनेट एंड हो, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट में है कि इन्हें प्रैक्टिकली वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो ये कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस कमीशन ने डिसाइड किए। अब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो इन्होंने डिसाइड कर दिए, उसके बाद इन्होंने कहा कि फैकल्टी की स्ट्रक्चर को भी हम डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने फैकल्टी की स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए ये कहा कि टीचर्स की 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होनी चाहिए। पहले है प्रोफेसर, रीडर्स, लेक्चरर्स एंड इंस्ट्रक्टर। में बताया गया कि टीचर्स को 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया या कैटेगराइज किया गया। और इन्होंने कहा कि एक कैटेगरी से अनदर कैटेगरी में जाने के लिए टीचर्स को क्या चाहिए होगी, मेरिट चाहिए। एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन मेरिट जो है उनका आगे आगे प्रमोशन होगा। कमीशन ने ये भी जो है एडवोकेट किया कि इम्प्रूव करनी चाहिए रिम्यूनरेशन
एंड सर्विस कंडीशंस, इनके बेनिफिट्स और बढ़ाने चाहिए टीचर्स के, यानी कि प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करो, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस होने चाहिए, एक डिफाइंड वर्क आवर्स होने चाहिए, लीव इंटाइटलमेंट्स होने चाहिए, एंड फॉर टीचर फॉलिंग विद इन दीज 4 कैटेगरीज ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है जी कुछ टीचिंग स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पे डिसाइड किए गए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा किसी भी यूनिवर्सिटी कोर्स का, वो कैसा होना चाहिए, वो जो पहले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स हैं उससे मैच करता होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएड से सपोज करिए एमएड के लिए एंट्रेंस देना है, तो जो एमएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसका लेवल और बीएड के जो फाइनल एग्जाम्स हैं उनका लेवल जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट कैपेसिटी है वो बताई गई कि आर्ट्स और साइंस के लिए 3000 जो है वो स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं एक यूनिवर्सिटी में, और 1500 जो हो सकते हैं इन एफिलेटेड कॉलेजेस। जो वर्किंग आवर्स हैं वो 180 पर ईयर किए गए, जिसमें एक्सक्लूड किया गया एग्जामिनेशन डेज के अलावा 180 डेज पर ईयर जो है वो टीच करेगा टीचर। इम्प्लीमेंट किए गए मेजर्स सच एज रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज करना, लाइब्रेरी फैसिलिटीज देना, और वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। हाई क्वालिटी बुक्स दी जानी चाहिए एकेडमिक स्टडी के लिए। इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं वो ऐसी स्किल्स सीख सकें या जिससे वो आगे जाके अर्न भी कर सके। ठीक है। उसके बाद इवनिंग कॉलेजेस भी होने चाहिए, इवनिंग कॉलेजेस बनाए जाएं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेमिनार्स जो हैं वो डेवलप होने चाहिए। तो ये सारे जो चीजें हैं वो उन्होंने क्यों बताई कि टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहला हमने देखा कि एडमिशन के लिए जो इंटरमीडिएट एग्जाम है उनका लेवल इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स डिसाइड किए गए कि कितने स्टूडेंट्स इनरोल होंगे। टीचर्स के लिए वर्किंग डेज डिसाइड किए गए। ठीक है। रिफ्रेशर कोर्स, सेमिनार्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की गई ताकि टीचिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं करिकुलम की। तो इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताए गए उनको ध्यान में रखते हुए एक करिकुलम डिसाइड किया जाना चाहिए, और इसका एम ये होना चाहिए, यानी कि करिकुलम का एम ये होना चाहिए कि रेक्टिफाई यानी कि करेक्ट कर सके जो भी एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है इन इंटरमीडिएट एंड डिग्री प्रोग्राम्स हैं, मतलब कि जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। डिग्री प्रोग्राम्स में भी एम्फेसिस दिया जाना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो फैमिलैरिटी मिले उनको अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्टिव ऐसी एक्टिविटीज भी करिकुलम में इंक्लूड की जानी चाहिए। या उसके बाद है फोकस ऑन डेवलपिंग इफेक्टिव लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए। बेसिक जो साइंटिफिक आइडियाज है उनके बारे में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, और उनमें हायर वैल्यूज को लेके एप्रिसिएशन डेवलप करना, ये सारा काम किसका है, करिकुलम का। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए करिकुलम डिजाइन होना चाहिए, ऐसा मानना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का। अब पोस्ट ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग और रिसर्च में भी इन्होंने एम्फेसाइज किया। इन्होंने कहा कि एक्सपेंडेड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। ठीक है। जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, बोथ ब्रेड यानी कि वो ब्रॉड और डेप्थ यानी कि डीप स्टडी कर सके, डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाओ। इनकरेज करना यूनिवर्सिटी टीचर्स को कि वो खुद भी पंक्चुअल रहें, इफेक्टिव रहें, अच्छे से टीच करें। ठीक है। उसके बाद है अर्ज टीचर्स टू एम्ब्रेस न्यू आइडियाज और मेथड्स लेके जाना, जिससे कि है बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई। यहाँ पे बात की जाती है कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एजुकेशन और रीमॉडल कोर्सेज विद प्रैक्टिकल वर्क, ऐसा जो है ऐसे सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में आनी चाहिए। प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स, यानी कि अगर एग्रीकल्चर है तो भी फील्ड वर्क दिखाना चाहिए, चाहे कॉमर्स में है कोई स्टूडेंट तो वेरियस फॉर्म्स विजिट करवानी चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्कूल्स को बढ़ाना चाहिए, और लो सब्जेक्ट्स को लेके 3 ईयर डिग्री कोर्सेज होने चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन में चेंजेस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो फोकस करता है रिलीजियस एजुकेशन पे। इन्होंने कहा कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रिकमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट फ्यू मिनट्स ऑफ साइलेंट मेडिटेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इनकॉर्पोरेट करें।
दूसरा यहाँ पे बात की जाती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। तो इनके अकॉर्डिंग एक ऐसी फेडरल लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए जो बहुत सारे सोर्सेस से वेरियस वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट एसिमुलेट करे। ठीक है, तो ऐसी एक फेडरल लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए हायर एजुकेशन में भी। ठीक है, और इन्होंने ग्रेजुअली क्या किया, रिप्लेस किया इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेजेस से, कि इंग्लिश की जगह इंडियन लैंग्वेजेस यूज की जाए, रीजनल लैंग्वेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहे हायर एजुकेशन में भी। ठीक है, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू बी प्रोफिशिएंट इन 3 लैंग्वेजेस। उनमें प्रोफिशिएंट होने के लिए कहा गया, एक है रीजनल लैंग्वेज, दूसरी है फेडरल लैंग्वेज। फेडरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें बाकी सारी गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है। उसके बाद है एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद बात किया जाता है कि एग्जामिनेशन सिस्टम की। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उसने क्रिटिसाइज किया जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, चाहे वो एग्जामिनर की अपॉइंटमेंट हो, ओवरऑल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको वो क्रिटिसाइज करता है। ये कहता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना वो डिग्री, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो जरूरी नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? अगर आपको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होना चाहिए, ताकि उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे की जाए, ऑन द बेस ऑफ स्पेशल टेस्ट की जाए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और इसमें ये बात की गई कि द कमीशन ऑल्सो प्रपोजेस कि एक यूनिफॉर्म और एलिवेटेड स्टैंडर्ड होना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटीज का एक जैसा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एग्जामिनेशन में सक्सेस जो है उसको मार्क करने का। ओके, उसके बाद आ जाता है कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज और वेलफेयर को लेकर इन्होंने क्या कहा। इनका कहना था कि 2 ईयर की फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स की बात की गई, लिमिटेड स्टूडेंट कैपेसिटी की बात की गई कि उनको सारी फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, ज्यादा क्राउड ना हो, पॉलिटिकल फ्री यूनिवर्सिटी यूनियंस हो। ठीक है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक एडवाइजरी बोर्ड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर भी बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं वुमेन एजुकेशन की। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो वुमेन एजुकेशन को भी मोटिव जो है प्रमोट करता है। इनका कहना था कि जो कोहेड कॉलेजेस है उनमें ये मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कर्टिसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा दें। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल। द कमीशन रिकमेंड करता है प्लेसिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कंकरेंट लिस्ट में आना चाहिए। जो प्राइमरी एरिया है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए किस किस चीज पे फोकस करे। पहले तो वो फोकस करे फंडिंग पे, दूसरा फैसिलिटी कोऑर्डिनेशंस पे, नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है या नहीं, गारंटिंग जो मिनिमल स्टैंडर्ड्स आपने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के डिसाइड किए हैं क्या वो फॉलो अप हो रहे हैं या नहीं, प्रमोट करना कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज और जो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज है उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है उसको डेवलप कराना है। ये सारा काम किसका होना चाहिए? जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका काम होना चाहिए। और जो एजुकेशन है वो किस में होनी चाहिए? कंकरेंट लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात की गई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के द्वारा। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन है उसके फंड्स को देखने के लिए, उनको जो है ग्रांट्स देने के लिए क्या बनाया गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया गया, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। दूसरा, इसमें रूरल यूनिवर्सिटीज डेवलप करने के लिए कहा गया। इसमें स्पेशल जो अटेंशन है वो एडवाइस की गई टू द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज। कुछ और जो इसमें मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना चाहिए, चाहे टीचर है, स्टूडेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब मिलकर चलें तो हायर एजुकेशन जो है वो अच्छी हो सकती है। यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि जो भी टीचर्स, जो भी बच्चे को वो जो है एडमिशन देना चाहते हैं उन्हीं को दे, जो उनका क्राइटेरिया है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स की अपॉइंटमेंट है, कोई भी कोर्सेज डिसाइड करना है तो उसके लिए उनको ऑटोनॉमी, फ्रीडम होनी चाहिए। वाइस चांसलर अपॉइंट करने का क्राइटेरिया होना चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड होना चाहिए, जिससे क्या है जो भी डिग्री की रिकॉग्निशन है वो अक्रॉस इंस्टीट्यूशन की जा सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डेवलप होनी चाहिए। यूजीसी टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में भी होनी चाहिए, ताकि वहां पे भी जो फंडिंग है और वो सारी चीजें मेंटेन की जा सके। एक नेशनल अकेडमी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। रिकमेंडेशन इज मेड टू एस्टेब्लिश नेशनल अकेडमी ऑफ एजुकेशन। किस लिए? ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके।
इसका हायर एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इसने अच्छे से हायर एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड की। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको आप इस चार्ट के थ्रू क्या है रिवाइज कर सकते हैं, और इसको लेके जो भी डाउट्स हों वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बनाने की क्या-क्या मेरिट्स रही। तो इसमें ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचा गया, न्यू एम्स डिसाइड किए गए, वेस्टर्न जो कल्चर है उसको भी रिकमेंडेशंस में इन्वॉल्व किया गया। एजुकेशन को लेके रूरल एरियाज में भी इम्प्रूवमेंट के लिए सोचा गया। या फिर हम कह सकते हैं रिलीजियस एजुकेशन है उसको प्रमोट किया गया, ताकि बच्चों में जो है इसको लेके भी नॉलेज जनरेट हो, मोरल वैल्यूज जो है वो बढ़ाई जा सके। इट रिव्यूड एंड इरेडिकेट द जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है पुराना उसको लेके क्या कमियां थी उसके बारे में इसमें हमें अच्छे से देखने को मिला। डीमेरिट्स क्या है कि इसमें रिलीजियस एजुकेशन की बात तो की गई है, लेकिन वो क्या है एक सुपरफिशियल सी बात की गई है, उसको डीपली कोई डेफिनेट तरीके से बताया नहीं गया कि कैसे आप रिलीजियस जो है एजुकेशन प्रोवाइड करो। जस्ट इसमें इन्वॉल्व किया गया कि फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन होना चाहिए। दूसरा, इसमें वुमेन एजुकेशन की बात की गई, लेकिन इसमें एससी एसटी और मिनोरिटीज की बात नहीं की गई। उसके बाद है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन जो फाइन आर्ट्स में है उसको लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बताया गया वो कोई नई चीज नहीं थी, वो ब्रिटिश एजुकेशन की ही एक एक्सटेंशन थी। तो ये सारे इसके क्या थे, डीमेरिट्स थे। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।